Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel PNT Physics. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द मेजर ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बताता है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको शुरू करने से पहले हम कुछ शॉर्ट सेइंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं डू गुड एंड हैव गुड, टिट फॉर टैट। अगर हिंदी में बोलें तो कर भला हो भला, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है इसको टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको जो रिलेट कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोला गया है कि अब हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट होने चाहिए, इसके लिए हमारे पास टू ऑब्जेक्ट है। वन ऑब्जेक्ट, if one object exert a force on another object, then the second object will also exert a force on the first object. ठीक है, if first object exert a force on second object, then the second object must exert a force on the first ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो दो फोर्सेस होंगी, ये फोर्सेस क्या होंगी? टू फोर्सेस होगी। एक ने लगाई दूसरे पे तो एक फोर्स, और दूसरे ने लगाई फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे तो वो थी सेकेंड फोर्स। तो जो फोर्सेस कितनी आ गई? टू फोर्सेस आ गई, तो देयर आर टू फोर्सेस। ठीक है, और ये जो फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर इसने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो दूसरा भी 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा, तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्सेस का वो इक्वल होगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो दीज फोर्सेस should be of equal magnitude and of opposite direction. ठीक है, तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं इसको यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when an object A exert a force on another object B, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हमने B मान लिया, the second object जो B है exert a force back, वापस वो फोर्स exert करेगा on the first object A at the same instant। ठीक है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल गलत, कुछ बच्चे जो है इसको गलत समझ रहे होंगे। अब उस चीज को गलत बिल्कुल मत समझिए कि अगर हम किसी को, कोई हमें थप्पड़ मारता है तो वापिस उसी मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिटली उसको भी वैसे थप्पड़ मार लेना। बिल्कुल ठीक है, उस चीज को वैसे मत समझिए जो गलत सोच रहे हैं। इसमें एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट को क्या होंगे, एक तो आपका हाथ होगा और दूसरा जो है वो फेस होगा। ठीक है, जब आप छोटे थे तो कभी आपकी मम्मा से जब आपको स्लैप पड़ता था तो जो मम्मा का हैंड और आपका जो फेस होता था वो टू ऑब्जेक्ट होते थे। ठीक है, तो जब आप हैंड ने फेस चीक पे क्या किया, स्लैप किया, तो क्या हुआ वापस उसको, क्या हुआ उसको भी, तो जो अगर धीरे मारेंगे तो उसको बिल्कुल हल्का सा महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब कोई जोर से मारेगा तो हैंड में भी उसको क्या होती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे वो टू ऑब्जेक्ट है, ना कि एक दूसरे के साथ आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम लेके वो एक दूसरे को वापस मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अब ये वॉल है, तो मैं वॉल पे ऐसे मैंने जब इसको स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, तो एक ऑब्जेक्ट तो ये था मेरा हैंड और दूसरा ऑब्जेक्ट ये वॉल है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब मैंने वॉल को जैसे ही मारा तो मेरे हैंड में भी पेन, अगर मैंने ये तो धीरे मारा तो मेरे को थोड़ी सी लगी, अगर मैं जोर से मारती हूँ तो उसी समय क्या होगा, मेरे हैंड में भी पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जो किया वो एक्शन था और वॉल ने जो किया वो रिएक्शन था। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपको बता दिया कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। 5 न्यूटन की फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो दूसरा भी 5 न्यूटन की ही लगाएगा, और डायरेक्शन लेकिन उनकी ऑपोजिट होगी। ठीक है, देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। तो फोर्सेस का पेयर है, एक लगा रहा है दूसरा वहां से वापस आ रहा है, तो वो भी पेयर में है, कोई एक फोर्स नहीं, पेयर ऑफ फोर्सेस है, टू फोर्सेस होगी हमेशा, तो टू अपोजिंग फोर्सेस। और ये जो दो फोर्सेस है तो वो अपोजिंग है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनको बोलेंगे कि वो अपोजिंग फोर्सेस है। द टू अपोजिंग फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, एक ने किया वो एक्शन था, जो दूसरे ने किया वो उसका रिएक्शन हुआ है। तो इन टू फोर्सेस जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन।
क्या बोलते हैं उनको, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि जो उसमें जो एक ही ऑब्जेक्ट में कर देते हैं कई बार कि एक्शन एंड रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट में, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होगा कि एक ऑब्जेक्ट में होगा, मोर देन टू ऑब्जेक्ट में होगा। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए, एक सेम ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तभी जो एक्शन और रिएक्शन होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा इफेक्ट रिजल्टेंट उसका फोर्स का, ठीक है। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए रहते हैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स simultaneously, so we can say that to every action there is an equal and opposite reaction। तो सिंपली जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को है हम इस तरह से बोल देते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरह ये आपकी रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ये जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट एग्जांपल है वो है वॉकिंग। तो वॉकिंग के केस में हम देखते हैं कि जब हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो वॉक करते करते हम क्या करते हैं, ग्राउंड को जो है वो पीछे की तरफ पुश करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे वॉकिंग का थोड़ा सा एग्जांपल लिया हमने, ये ओ पॉइंट पे ये फुट हमारे फुट ने टच किया है ग्राउंड को, और जैसे ही अलोंग ओ ए क्या होगा, ये हमारा फुट है, तो ये अलोंग ओ इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्राउंड को पुश करेगा पीछे को, ठीक है, पीछे को फोर्स लगाएगा। ये पीछे को जैसे वो पीछे को फोर्स लगा रहा है तो ये होगी हमारी एक्शन फोर्स, ये होगी हमारी कौन सी, एक्शन फोर्स, ठीक है, एक्शन है। और वापस रिएक्शन में क्या होगा, अब ये जो ग्राउंड है ये भी हमारे फुट पे फोर्स लगाएगा जिसको आप बोलेंगे रिएक्शन। अगर हमारे फुट ने ग्राउंड पे एक्शन फोर्स लगाई है जो कि बैकवर्ड है, ठीक है, तो ग्राउंड भी क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट जो है फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे रिएक्शन। और वो अगर अलोंग ओ ए है तो जो रिएक्शन फोर्स होगी वो हमारी अलोंग ओ बी होगी और इसको बोलेंगे रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या देखते हैं फिर से एक बार, जब वॉकिंग करते हैं सबको पता है प्रैक्टिकली इसको कि हम अपने पाँव से क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो वापस ग्राउंड भी क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए वापस जो है इक्वल जो है मैग्नीट्यूड की लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो हमने अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाई तो ग्राउंड हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उस वजह से हम आगे को मूव कर पाते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। आगे को जो ग्राउंड ने रिएक्शन किया उस रिएक्शन की वजह से हम कंटिन्यू आगे को मूव कर सकते हैं। तो ये है वॉकिंग का एग्जांपल। दूसरा जो एग्जांपल है जिसको आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हैं, स्विमिंग का। बहुत से लोग जो है स्विमिंग करना जानते हैं, ठीक है, और जो नहीं जानते उन्होंने देखा है, देख के भी आप उसको रियलाइज कर सकते हैं कि जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करने में क्या करते हैं, आप इस तरह से अपने हैंड से जो है वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। हैंड से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप अपने हैंड से वाटर को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। अब वापस वाटर भी रिएक्शन करेगा, वापस जो वाटर रिएक्शन करता है और वो आपको जो है आगे की तरफ पुश करता है। आप वाटर को पीछे की तरफ पुश करेंगे और वाटर आपको आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। जिस फोर्स के साथ आप वाटर को पीछे को करेंगे वाटर उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको आगे की तरफ पुश करेगा और आप स्विमिंग कर पाते हो, ठीक है। तो ये था स्विमिंग का एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा बोट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आपका बोट। तो बहुत से लोगों ने जो बोटिंग की है और जिन्होंने नहीं किया है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बोटिंग में क्या होता है, जब आप रिवर के बैंक में आके जो है, अगर रिवर में बोटिंग कर रहे हैं तो वहां पे किनारे पे आके क्या करते हो, अब जब आप जंप करते हो बाहर निकलने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आपने जंप किया बाहर निकलने के लिए तो क्या किया, आपके पाँव ने बोट को पीछे की तरफ पुश किया। जो बोट है वो हमेशा देखेंगे, आप बोटिंग करते हो ऑब्जर्व कीजिए इसको, अगली बार जब बोटिंग करेंगे तो जरूर ऑब्जर्व करना इस पॉइंट को कि आपका पाँव जो क्या करता है वो बोट को पीछे की तरफ पुश करता है और वापस जो बोट भी रिएक्शन जो लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो लगाएगी, तो आप
क्या होगा कि आप आगे की तरफ उसको मूव कर पाओगे, ठीक है। आपका पाँव बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा और बोट आपके पाँव को आगे की तरफ पुश करेगी, और उसी एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से आप जो है आगे मूव कर पाते हो, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जरूरी नहीं बोटिंग में, जैसे सेलर जो है बोट को चला रहा है, जैसे पुरानी जो बोट्स होती थी वहां पे वो चप्पू बोलते हैं उसको शायद, तो वो जब उससे क्या करते हैं, जैसे टीवी पे दिखाते हैं कि वो चप्पू से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहा होता है, जो सेलर है वो क्या करता है, वो पानी को पीछे कर रहा है ना, उस चप्पू से वो पानी को पीछे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके वो चलते जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे पानी को करते हैं, तो पानी को पीछे कर रहा है ना। अब क्यों कर रहे हैं वो पानी को पीछे, ताकि वो पानी को पीछे करे तो पानी उसको आगे करे, क्योंकि उसको तो आगे चलना है, उसको आगे चलना है। तो आगे चलने के लिए वो पानी को उस चप्पू के साथ पीछे की डायरेक्शन में पुश करता है, तो पानी इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स के साथ उसको आगे की तरफ पुश करता है, और इस तरह जो है बोट आपकी मूव करती है, ठीक है। उसके अलावा रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके रिकॉइलिंग ऑफ गन से तो क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या होता है, देखिए जैसे गन है आपकी, तो यहां से जब आप फोर्स लगाते हो तो जो गन जो है वो बुलेट को आगे की तरफ पुश करती है। यहां से बुलेट निकली, ठीक है, वो दिखती तो नहीं है, इस तरह से ऐसे ऐसे निकल के बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो बुलेट आगे चली जाती है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जो है बुलेट आगे चल जाती है, बिल्कुल हाई एक्सेलरेशन के साथ, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ जो है बुलेट आगे जाती है। अब गन ने तो बुलेट पे फोर्स लगाई, फॉरवर्ड फोर्स लगाई, तो बुलेट गई आगे, ठीक है। और अब बुलेट भी क्या करेगी, वो गन में फोर्स लगाएगी। अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो बुलेट भी क्या करती है कि गन को वापस फोर्स लगाएगी। अब गन ने उसको फॉरवर्ड फोर्स लगाई है तो बुलेट उसको बैकवर्ड फोर्स लगाएगी। तो उस तरह देखा होगा आपने ये भी गन के एग्जांपल में, तो गन आपकी जो है पिस्टल हो या गन हो, थोड़ी सी वो पीछे को ऐसे मूव हो जाती है, ठीक है। जब आप फायरिंग कर रहे होते हैं तो आपकी ऐसे गन पीछे को, अगर आपने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं ली होगी, अगर जिसको नहीं आता होगा, शूटिंग नहीं आती है, तो उसको यहाँ पे कई बार शोल्डर में चोट भी आ जाती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बुलेट आगे जाएगी तो वो फोर्स लगाएगी गन को, तो गन बिल्कुल झटके से ऐसे पीछे वो आती है। तो बुलेट आगे गई, गन पीछे आई, तो इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, की गन पीछे क्यों आई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन पीछे क्यों आई। तो रीजन क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। रीजन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्यों, क्योंकि गन ने अगर बुलेट पे फोर्स लगाई है तो बुलेट आगे गई है। अब बुलेट का भी काम है कि उसको वापस फोर्स लगाए, उसने भी फोर्स लगाई, गन ने आगे लगाई तो बुलेट पीछे लगाएगी, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तो वो गन पीछे आ गई। अब आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि बुलेट तो इतने फास्ट जाती है कि मतलब आगे कोई पर्सन है अगर, तो वो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतने फास्ट जाती है, इतनी हार्मफुल होती है, वो इतनी फास्ट जाती है, इतनी एक्सेलरेशन के साथ जाती है कि बुलेट में किल द पर्सन इवन, ठीक है, मार भी सकती है पर्सन को। लेकिन गन से तो छोटी मोटी चोट ही आएगी, और जो एक्सपर्ट है उसको तो कोई चोट नहीं आती है, जो पीछे झटका मारती है पीछे को। तो क्या रीजन है कि वो, आपको क्या लगता है, वो फोर्स इक्वल नहीं लगी। फोर्स तो, अब दो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे, एक बुलेट और एक गन, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा। अब न्यूटन जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस एक्सेलरेशन के साथ बुलेट गई है उसी एक्सेलरेशन के साथ गन क्यों नहीं पीछे आई है, ठीक है। तो उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने किया था कि फोर्स जो है आपकी, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल टू ma, ये हमारा आया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। अगर यहां से हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा, यहां से क्या लगता है आपको, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक्सेलरेशन और मास आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक ज्यादा तो दूसरा कम, अगर एक कम तो दूसरा ज्यादा, तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है एक ऊपर है एक नीचे है दूसरी साइड, तो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक्सेलरेशन एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन आपकी ज्यादा होगी। तो देखिए वही यहाँ पे लग रहा है। अगर इसका गन और बुलेट का कंपैरिजन कीजिए, गन और बुलेट का कंपैरिजन कीजिए, बुलेट का जो मास है वो बहुत कम है एज कंपैरिजन टू दिस गन, ठीक है। गन
गन के साथ अगर कंपैरिजन करें तो बुलेट का मास बहुत कम है, और अगर बुलेट का मास बहुत कम है तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी। और अगर गन का मास बुलेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। तो इसीलिए जो है वो गन कम एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और बुलेट जो है आपकी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव करती है, ठीक है। और अब मैंने सबसे पहले वॉकिंग का एग्जांपल दिया था कि जब आप वॉक करते हो तो अपने पाँव से जो है क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ग्राउंड को, ठीक है। तो ग्राउंड भी हमें कर रहा है, पुश कर रहा है आगे को, हम उसको पीछे कर रहे हैं तो ग्राउंड हमें आगे कर रहा है। और यही आपका वॉकिंग का जो एक्चुअली साइंटिफिक कंसेप्ट है, एक्चुअली यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम तो आगे मूव कर रहे हैं, हम दिख रहे हैं कि आगे मूव कर रहे हैं, अब ग्राउंड को क्यों नहीं हम पीछे को पुश कर देते, ग्राउंड को नहीं हमें दिखता कि पीछे जा रहा है, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, वो ग्राउंड का कंपैरिजन करेंगे और अपनी बॉडी के साथ, अपने फुट के साथ ग्राउंड का क्या कंपैरिजन है। मास जो आपके फुट का कितना कम है और ग्राउंड का मास जो है बहुत ज्यादा है, तो आप उसको आप ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं करें। वो एक्सेलरेशन लगाएगा लेकिन आपका फुट ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, वो भी एक्सेलरेशन के साथ पुश होगा, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम समझ पाएंगे कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, ठीक है। तो किस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस वहां पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल है वो है फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स। फ्लाइंग ऑफ रॉकेट में भी वो भी ग्रेविटी, इतना बड़ा रॉकेट वो भी ग्रेविटी से एस्केप होकर स्पेस में चला जाता है, तो वहां भी किसी न किसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगता है। एक्चुअली वहां जो फ्यूल होता है वो बर्न करता है, जब फ्यूल बर्न करता है तो बहुत ही जो कंप्रेस्ड जो है गैसेस निकलती है, काफी हॉट और कंप्रेस्ड गैसेस निकलती है, और वो जो है वो पीछे को रॉकेट जो उसको पीछे को पुश करता है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ गैसेस जो है वो पीछे को निकल रही होती है। अगर वो रॉकेट उसको उनको पीछे को पुश कर रहा है, नीचे को पुश कर रहा है ना, तो वो उसको ऊपर को पुश करवाएंगी, तो इस तरह से रॉकेट जो है मूव करता है, ठीक है। वहां भी एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ सिंपल और कुछ थोड़े से टेक्निकल एग्जाम्पल्स के साथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड किया। तो यही था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और यहाँ पे याद रखने वाली चीजें ये है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो टू डिफरेंट बॉडीज पे होगा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होगा, और जो फोर्स होगी वो पेयर में होगी, ठीक है। वो पेयर में टू फोर्सेस होगी, एक फोर्स नहीं होगी, टू, एक एक्शन और दूसरी रिएक्शन, और बॉडीज भी टू डिफरेंट होगी, और टू फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं अच्छी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। तो आज के लिए यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आगे चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।